फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमाद्री गंगोपाध्याय एंड आई एम अ केमिस्ट्री टीचर। एंड आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यू नो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ 12 और उसी चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट थ्योरी known as crystal field theory CFT. So let us start. Crystal field theory, which is also called the CFT theory, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आता है। पहले हम लोग इस चैप्टर में आफ्टर IUPAC नोमेनक्लेचर व्हाटएवर वॉलनट्स थ्योरी, आइसोमेरिज्म, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके बाद आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट इज VBT, उसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स का बेसिकली तीनों टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2 और d2sp3। ये आता है ना, बताओ आता है तो sp3d2 कब आता है? जब वीक लिगेंड से होता है, और जब लिगेंड स्ट्रांग होता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है d2sp3 द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर का नाम है स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे dsp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। और तीसरा स्ट्रक्चर का शेप होता है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, और यहाँ पे sp3 होता है सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। मगर देखो दोस्तों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सब कुछ बोला गया है, एक चीज नहीं बोला गया, दैट इज द कलर एंड दैट इज द स्टेबिलिटी। एक कॉम्प्लेक्स उसका एग्जैक्ट कलर क्या होगा और उसका कलर क्यों होगा, उसका एग्जैक्ट रीजन नहीं बोला गया। एक कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, और इसका स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का एग्जैक्ट रीजन क्या है वो नहीं बोला गया था, और वो बोला जाएगा ये क्रिस्टल फील्ड। तो इस थ्योरी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे द पोस्टुलेट्स। देखो पहला पोस्टुलेट तो बहुत ही सिंपल है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो किधर रहता है? पांचों d ऑर्बिटल्स में रहता है। सपोज शुरू में जब कोई भी लिगेंड नहीं था, सिर्फ मेटल थे, मेटल्स का इलेक्ट्रॉन थे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो पांचों d ऑर्बिटल्स में थे वो पांचों d ऑर्बिटल का शेप सेम था। यू नो डबल डबल शेप होता है d ऑर्बिटल्स का, एनर्जी कंटेंट भी सेम था, और ये सेम एनर्जी एंड सेम शेप का d ऑर्बिटलों को हम लोग बोलते हैं degenerate orbitals, and that comes the first postulates, that is before approach of ligands, before approach of ligands all the 5 d orbitals of metal having equal energy content, having equal energy content and equal shape, they were known as, क्या बोला जाता है उसको ना, degenerate orbitals बोला जाता है, समझे ना? They are called degenerate orbitals because उन लोगों का एनर्जी कंटेंट भी सेम था, उन लोगों का स्ट्रक्चर्स भी सेम टू सेम। तो एक d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होता है। सपोज दिस इज 3d। तुम लोग बोलोगे कि सर एक ऑर्बिटल का नाम तो सर है dxy, एक का नाम सर है dyz, एक का नाम सर है dzx, सर एक का नाम होगा dx² माइनस y², एक का नाम होगा सर dz। और इन पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी और स्ट्रक्चर एकदम सेम है, अलाइक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिजेनरेट। मतलब क्या होता है? सिंपल। उसके बाद क्या होगा?
दैट इज द सेकेंड पोस्टुलेट। देखो ये डी ऑर्बिटल्स में क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन्स है। लिगेंड में क्या है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, दोनों का चार्ज नेगेटिव है सेम, सो दे विल रिपेल। लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन और मेटल का डी ऑर्बिटलों का इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा और इसका मानसिक स्थिति जो बोलते हैं ना डिजेनरेसी, वो नष्ट हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा इन डिफरेंट ग्रुप्स ड्यू टू द रिपल्शन। सो दैट इज द सेकेंड पोस्टुलेट। That is during approach of ligands. During approach of ligands, due to repulsion of electrons of ligands with electrons of d orbitals, with electrons of d orbitals ऑफ मेटल, होगा ना रिपल्शन। लिगेंड में ही इलेक्ट्रॉन है और मेटल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा और डिजेनरेसी खत्म हो जाएगा, गया डिजेनरेसी, डिजेनरेसी विल बी लॉस्ट, डिजेनरेसी तो खत्म हो चुका है, विल बी लॉस्ट। तो मतलब अभी इन पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी और शेप सेम नहीं रहा, वो लोग ग्रुपिज्म कर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में वो डिफरेंशिएटेड ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोगों को ये चीज देखना है कि कैसे वो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। देखो हम लोग 11 में क्या पढ़े थे कि dxy का स्ट्रक्चर कैसे, ऐसा है इन बिटवीन द एक्सिस, जहां पे एक एक्स और एक वाई एक्सिस हो। dyz का स्ट्रक्चर कैसा होगा, y axis and z axis or the structure will be in between the axis. dzx का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम in between the axis, नॉन एक्सियल, और ये होगा z axis और ये होगा x axis. dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैसा होगा, एक x और एक y axis, ऑन द एक्सिस होगा ये लोब्स। एंड फाइनली dz स्क्वायर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिर्फ z एक्सिस रहेगा एंड बेबी सुदर टाइप शेप हो। अगर अच्छे से देखोगे तो ये क्लियर होगा कि dxy, dyz एंड dzx का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, ये तीनों है ना। और लास्ट में जो दो है इनका लोब्स एक्सिस के ऊपर है, इन दोनों का स्ट्रक्चर भी देखो लगभग सेम टू सेम है। तो क्या होगा बोलो, जब ये ग्रुपिज्म होगा, जब ये डिजेनरेसी जब नष्ट हो जाएगा, शुरू में तो ये 5 ऑर्बिटल्स एक साथ था, तब ये लोग कैसे था बोलो, डिजेनरेट था। अब देखो डिजेनरेसी नष्ट हो गया, तो ये तीनों फ्रेंड्स, क्योंकि इन तीनों का स्ट्रक्चर और एनर्जी एकदम सेम है, वो एक जैसे उसका रिपल्शन होगा। तो एक ग्रुप में आएगा dxy, dyz एंड dzx, और द लास्ट में जो दो है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, वो दोनों भी देखो लगभग स्ट्रक्चरली एंड एनर्जेटिकली भी सेम जैसा है। तो दो बंधु है ना, दो फ्रेंड्स है, तो दोनों एक साथ भाग जाएगा लिगेंड से। तो ऐसे करके जो 5 ऑर्बिटल्स का सेम नेचर था एनर्जी का, अभी दो ग्रुप में विभक्त हो चुका है। एक ग्रुप में 3 आदमी है, dxy है, dyz है, dzx है। तो इस ग्रुप का नाम होगा T2G, triply degenerate orbitals. Why triple? Because there are 3 numbers और 3 को तो हम लोग ट्रिपली बोलते हैं ना। एंड ये दो बंदा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इसको हम लोग बोलेंगे EG, इवन नंबर है ना, दो तो इवन नंबर है, तो इट इज कॉल्ड इवनली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब ये T2G और EG में जो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होगा, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। ये CFSE अगर ज़्यादा हुआ और CFSE अगर कम हुआ, उसको देख के हम लोग ये फाइनल कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। ये जो स्प्लिटिंग हुआ ना डी सबशेल के भीतर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका इंटर डी सबशेल में जो ट्रांजिशन होता है, उसी के लिए लिगेंड का कलर का पता चलता है और एग्जैक्ट कलर भी हम लोग इजीली
बोल सकते हैं। तो ये तो रहा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स। और आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे एक एग्जाम्पल है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ये CFSE कैसे काम कर सकता है। चलो हम लोग को देखते हैं। सो ऑक्टाहेड्रल केमिकल बॉन्डिंग या वैलेंस बॉन्ड की बढ़ी, हम लोग ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे। इधर एक स्क्वायर होगा जहां पे मेटल एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, ऐसा होता है ना जी। 90 डिग्री होता है ना बॉन्ड एंगल। तो 90 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल हुआ तो मतलब दो लिगेंड दो एक्सिस के बराबर अप्रोच कर रहा है, क्योंकि दोनों एक्सिस के भीतर बॉन्ड एंगल होता है ना 90 डिग्री। तो दो लिगेंड एक्सिस के रूट में गाड़ी चला रहा है। तो इसीलिए ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री को हम लोग बोलते हैं एक्सियल जियोमेट्री और द एक्सियल स्ट्रक्चर, यू नो। क्लियर? सो लेट अस क्लियर अ बॉन्ड। इसका अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस में एंड द रिएक्शन का कोऑर्डिनेट x एक्सिस में प्लॉट होगा, तो यहां से हम लोग ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग का अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो शुरू में क्या था, शुरू में तो डिजेनरेट था, कोई भी स्प्लिटिंग मीटिंग कुछ भी हुआ नहीं था। तो मतलब मेटल में जो पांचों d ऑर्बिटल्स है वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिजेनरेट था। अब लिगेंड्स अप्रोच करेगा ना तो इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड और इसमें रिपल्शन शुरू होगा। तो इसका एनर्जी देखो इंक्रीमेंट हो चुका है। अभी भी वो डिजेनरेट है मगर चला गया है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अभी देखो इस एक्साइटेड स्टेट में इन पांचों ऑर्बिटल्स का जो एवरेज एनर्जी का वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते बैरी सेंटर बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बोलते बैरी सेंटर बोलते हैं। एनसीईआरटी में भी इसको बैरी सेंटर ही लिखा गया है। अब इनमें रिपल्शन होगा, एक T2G और EG। तो ज्यादा रिपल्शन कौन फेस करेगा? लिगेंड्स तो एक्सियली है, तो जो ऑर्बिटल एक्सियली है वही तो ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा। लिगेंड अगर एक्सिस के रास्ते पे आ रहा है तो उसके सामने जो होगा रास्ते में एक्सिस में वही तो ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा। तो एक्सिस में कौन है? ये दो बंदा है EG। सो इन दोनों में ज्यादा रिपल्शन होगा एंड बाकी दो मतलब T2G में बहुत कम रिपल्शन होगा और ऑलमोस्ट रिपल्शन वेरी लेस, बहुत ही कम। अभी इस EG एंड T2G का एनर्जी में जो डिफरेंस आ चुका है इसको हम लोग बोलते हैं CFS। तो सर इसका वैल्यू क्या होगा बोल दीजिए। देखो हर एक इलेक्ट्रॉन जो EG में है उसके लिए एनर्जी इंक्रीज होता है 0.6 डेल्टा जीरो, और हर एक इलेक्ट्रॉन जो T2G में है उसके लिए एनर्जी डिक्रीज होता है -0.4 डेल्टा जीरो एम। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो it will be another dq और that will be -4d। so CFSE का जो यूनिट वो जूल वो आर वो कैलोरी में नहीं होगा, वो डेल जीरो और dq इन दोनों यूनिट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये क्लास को देखो हम लोग खत्म करेंगे दो एग्जाम्पल से जो प्रीवियस ईयर में जेई में आया। तो इसको अगर हम लोग सही से कर सकते हैं तो आज का क्लास सक्सेसफुल होगा। तुम लोग ऑक्टाहेड्रल का क्रिस्टल फील्ड सीख सकते। तो पहला एग्जांपल देखो ये है कि कैलकुलेट CFSE ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स FeCN6 4- कॉम्प्लेक्स। और एक साल में आया था जेई में कैलकुलेट CFSE ऑफ COF6 3- कॉम्प्लेक्स। एक एक आंसर को करने में हम लोगों को ज्यादा 30 सेकेंड लगे, उतना एक्सपर्टाइज चाहिए, ठीक है। ओनली हाफ अ मिनट दैट विल बी सफिशिएंट। लुक ऑल आर octahedral because coordination number will be 6.
So Eg will be more repelled than T2G. ये करने में बहुत ही कम वक्त लगेगा ना. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो Eg ऊपर जाएगा, T2G नीचे जाएगा. That's it. Now इधर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +3 है. तो मतलब यहाँ पे आयरन Fe2+ स्टेट में है और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s0. और यहाँ देखो कोबाल्ट CO3+ स्टेट में है और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट में क्या होता है 3d7 4s2. तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रहेगा देखो 3d6 4s0 होगा. Now strong ligand, easy pairing, very low pairing energy. तो चलो फिल अप करते. पहला इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, अकॉर्डिंग टू द होम्स रूल. Now फोर्थ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बताओ? ऊपर CFAC गेन करके और यहाँ पे ही एक पेयरिंग. स्ट्रॉन्ग लिगैंड, इजी पेयरिंग, लो एनर्जी ऑफ पेयरिंग. तो यहाँ पे ही बंदा पेयर कर देगा. सो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G6 Eg0. चलो इधर ये हेलोजन डोनर है ना, वीक लिगैंड होगा. तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, अकॉर्डिंग टू होम्स रूल. तो फोर्थ किधर जाएगा? क्या ये पेयरिंग करेगा? नो नो नो, बिकॉज दिस इज द वीक लिगैंड. उसका पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, उतना एनर्जी नहीं है उसके पास. तो पेयरिंग नहीं करेगा, वो ऊपर चला जाएगा CFAC गेन करके. फिफ्थ इधर और सिक्स्थ इधर आ जाएगा. सो इट विल बी T2G4 एंड Eg2. इतना करोगे तो काम तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा. अब हम लोगों को सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट करना है. देखो एक एक इलेक्ट्रॉन Eg के लिए एनर्जी कितना इंक्रीज होता है 0.6 करके. तो 2 इलेक्ट्रॉन है Eg में तो 2 × 0.6 करके इंक्रीज होगा. एक एक T2G के लिए एनर्जी डिक्रीज होता है -0.4. तो 4 इलेक्ट्रॉन है जी T2G में, तो 4 × 0.4 हो जाएगा. और साथ में क्या है देखो, एक पेयर है. एक पेयर को बिल्डअप करने में तो थोड़ा सा एनर्जी लगा है, दैट इज कॉल्ड P0. करो कैलकुलेशन. 1.2 -1.6, so it is -0.4 ΔG प्लस पेयरिंग एनर्जी. यहाँ पे Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कुछ भी एनर्जी इंक्रीमेंट नहीं होगा, पूरा का पूरा डिक्रीमेंट. 6 इलेक्ट्रॉन है T2G में तो एक एक के लिए -0.4, तो इट विल बी 6 × -0.4 ΔG. 3 पेयर है तो एक एक पेयर को फॉर्म करने में पेयरिंग एनर्जी लगता है ना 3P0. तो ये आया -2.4 ΔG प्लस 3P0. ऐसे करके हम लोग ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेशन करेंगे और उसका वैल्यू देख के हम लोगों को पता चलता है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स टेबल है या फिर नहीं है. और उसका डी ट्रांजिशन से आता है उसका कलर का पहचान. तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे. अगर ये टॉपिक और ये एग्जाम्पल तुम लोग समझ चुके हो तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन तुम लोग मिस नहीं करो. चलो बाय.